तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप वॉच कर लेना। लेकिन आज का टॉपिक बिल्कुल न्यू है। इसके अंदर हम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय यूजिंग इंटेग्रेशन। प्रीवियस के अंदर हमने इंटेग्रेशन नहीं करा था, हमने समीशन करा था, लेकिन अब की बार हम इंटेग्रेशन करने लगे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पर एज अ PDF देता हूँ, आप अपने बुक के अंदर देख लेना। होता क्या है कि हम इंटीग्रेशन कब कर लेते हैं, इसके अंदर खाली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहां से करवाना चाहता हूं कि इफ सिस्टम इज नॉट अ ग्रुप ऑफ आइसोलेटेड पार्टिकल। यदि जिस सिस्टम की आप बात करना चाहते हैं, जिस सिस्टम का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, यदि वो सिस्टम आपके पास उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो उसके अंदर पार्टिकल्स है, वो आइसोलेटेड ना होकर वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है या फिर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है, तो तब हम समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सो दैट द जो समेशन होगा हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीन चेंज टू द इंटीग्रेशन हो जाएगा। और उस केस के अंदर हम करेंगे क्या, हम डिवाइड कर लेंगे हमारी बॉडी को इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स के अंदर कर देंगे। सच शेप इज पोजीशन ऑफ, तो ऑफ सच शेप दैट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच इज नोन एज इट्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो हमने क्या करना होता है इस पूरे के अंदर, आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। जो चीज मैं आपको करवाऊंगा वो 100% गारंटेड है कि आपको समझ आ जाएगा और मजा आ जाएगा, और आप कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाओगे। पहली बात तो जो है कि हमारे पास जो सिस्टम दे रखा है उसके अंदर डायरेक्ट एलिमेंट, जैसे हमारे पास पहले होते थे कि आइसोलेटेड पार्टिकल्स से आपको 10 पार्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन अब की बार आपको वो 10 पार्टिकल नहीं दिख रहे। आपको वो जो पूरा का पूरा बॉडी है वो दैट इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर आपको पार्टिकल मिलेगा, हर एक पॉइंट के ऊपर, ऐसा नहीं कि आफ्टर सम डिस्टेंस। तो उस केस के अंदर हमें हमारे जो समीशन को हम काम करते थे उसको रिप्लेस करना होगा बाय इंटीग्रेशन। एक आर्टिकल को मैं आपको यहां से जरूर दिखाता हूं, पहले आप उसके ऊपर दिमाग लगाना, फिर मैं आपको उसको अपने अंदाज से करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये छोटा सा आर्टिकल है आपके पास, देखने को बहुत इजी लगता है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड निकालना है, तो मैं इसको आपको कल के काम में करूंगा, लेकिन आज का जो मेरा होमवर्क है सबसे पहले मैं आपको ये करवाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना, मैंने आपको बताया होगा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी करा था कि कोई जब भी आपके पास एक यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है डियर, वो होता है आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल के ऊपर। दैट इज वो आपके पास उस ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस होते हैं, दैट इज की 3 साइड्स है, 3 मिड पॉइंट हो गए। जब उनको आप अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे तो आपके पास 3 मीडियंस आएंगे। तो जो 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है तो उसको आप सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और जो आपका सेंट्रॉइड होता है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी एक मीडियन के ऊपर, बिकॉज वो तीनों के ऊपर लाई करेगा, यदि आप मान लेते हो कि वो किसी एक के ऊपर है तो वो उसको 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। वो पूरा पूरा कंसेप्ट है। अब इस आर्टिकल के अंदर पहले आप इसको देखिएगा कि इन्होंने करा कैसे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इनका कुछ सिंपल स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि लेट करा एबीसी, आपके पास एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना हमने कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा है डिवाइड द लेमिना इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कर लिया व्हाइल लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ बीसी। तो एक ट्रायंगल लेट करी, उसके अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी लेट करी, उसके अंदर इन्होंने ये वाला पी क्यू है ना, यहाँ पर देखो आपको पी क्यू क्यू डैश पी पी डैश जो आपके पास एक स्ट्रिप लेट कर लिया जो कि आपकी पैरेलल टू बीसी है। अब इस ट्रिप के ऊपर क्या करेंगे, इस ट्रिप की मानकर चलते हैं कि डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, एक्स है फ्रॉम द पॉइंट ए है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब आप स्ट्रिप लेट करेंगे तो जो आपके पास स्ट्रिप है दैट इज इट लुक्स लाइक अ यूनिफॉर्म रॉड, और हमें पता है कि यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ग्रेविटी होता है वो उसके मिडल पॉइंट के ऊपर लाई करता है। हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये चीज कर चुके हैं। ठीक है जी, अब यहां पर देखना, बिकॉज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच ऑफ दिस ट्रिप लाइज एट इट्स मिड पॉइंट होता है, तो देयरफॉर ऑल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इस तरह की आपने खाली एक स्ट्रिप नहीं लेनी, आपने यहाँ पर लाइक नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेनी है और उनका साइज बहुत स्मॉल लेना है। जब आप जितना स्मॉल लेंगे उतनी एक्यूरेसी आपके पास ज्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़िया एक्यूरेसी के साथ होगा। ठीक है, जितने आप नंबर ऑफ कम स्ट्रिप्स लेंगे तो उनका साइज बड़ा करना पड़ेगा, फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ज्यादा लेनी है, उनका साइज बहुत स्मॉल रखना है, तो उसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दीज स्ट्रिप्स लाई ऑन द मीडियन। अब जब आप हर एक का, जैसे हमने बोला कि एक स्ट्रिप है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा इसके मिडल पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, यहाँ पर मिडल पॉइंट के ऊपर आप एक और स्ट्रिप लेट करेंगे, उसका भी मिडल पॉइंट, उसका मिडल पॉइंट। जब आप इन सभी मिडल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास जो एक लाइन आएगी एडी, वो दैट इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, पूरी की पूरी मीडियन रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर लाई करेगा। अब जहां पर हमारे पास उन्होंने फिर क्या करा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमिना लाइज करेगा ऑन एडी, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो एडी की जो टोटल लेंथ आपके पास एल है,
हमने हमारे एडी की टोटल लेंथ यहाँ से एल कर लिया, फिर हमने यहाँ पर रिगार्ड कर लेना कि कैपिटल ए इज ओरिजिन है और एडी को हम एज एक्स एक्सिस मानकर चलते हैं, ठीक है जी। बिकॉज आप अपने जो पी क्यू जो आपके पास फर्स्ट ट्रिप है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए हम एक्स ले रहे हैं, तो हम जब भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग काम करते हैं तो तब हम डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, जब वाई एक्सिस के लॉन्ग काम करते हैं हम डिस्टेंस वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर मानकर चलते हैं कि ए आपका ओरिजिन है और एडी जो आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसीलिए हमने जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिप है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज बोले तो ए पॉइंट हमने एक्स लेट करी है, पूरी की पूरी एडी की लेंथ आपने एल लेट करी है। जहां तक देखने को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो आगे वाले पॉइंट्स आएंगे वो आपके माइंड में यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे कि यार सर ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्या हमें इसे याद करना पड़ेगा, क्या ये क्राइम है। उन सभी आपके क्वेश्चंस का, उन सभी सवालों का आंसर देने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए बैठे हैं। जहां तक तो मजा आ रहा है, ठीक है सब कुछ, लेकिन चीजें कब चेंज होंगी वो मैं आपको समझाऊंगा। अब इन्होंने क्या करा कि कंसीडर करा एक स्ट्रिप लेट करिए जो कि आपकी पी क्यू क्यू डैश पी डैश है, जिसकी डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम ए है एंड इसकी थिकनेस इन्होंने लेट करी है डेल्टा एक्स। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं कि जब इन्होंने जिस स्ट्रिप लेट करी इसकी थिकनेस आपको लेट कर लिया डेल्टा एक्स है, तो देयरफॉर अब यहाँ पर वर्ड यूज करिए इसलिए कि आपका पी क्यू और बीसी की रेशियो इज इक्वल टू ए डी वन ओवर ए डी इज इक्वल टू एक्स ओवर एल आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर ये कहाँ से रिजल्ट आया होगा, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर या कहीं पर भी पहले इसको देखा होगा तो यार बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मैंने इस चीज को कहीं पहले देखा होगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये कुछ समथिंग न्यू लाइक है, ठीक है। तो जहां तक देखिए ध्यान से, ऊपर तो सही है लेकिन इस रिजल्ट को आप कैसे कर सकते हो। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा कि ये रिजल्ट कैसे बनता है। जहां पर उन्होंने क्या कर रखा, ये जो पी क्यू आ रही है इसकी रेशियो आपकी बीसी के साथ ले रखी है, और यहाँ पर जो आपका ए डी वन आ रहा है इसकी रेशियो आपको पूरी की पूरी ए डी के साथ ले रखी है, और ये दोनों की दोनों रेशियो जो बोल रहे हैं कि सेम होती है। लेकिन हाउ आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 9th क्लास के अंदर वापस से मूव करेंगे। 9th क्लास के अंदर कुछ रिजल्ट्स रहते थे, उन्हीं को मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। सिर्फ यहाँ पर सीखना है आपने पेशेंस के साथ, क्रैमिंग करनी है तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन सीखना तो बैठना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई एक ट्राइंगल मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो उसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे पास थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है जी। थर्ड साइड के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आपका बीसी के पैरेलल है। जी हमारे पास इतना सा काम हो गया, ठीक है जी। इसको हम ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको अपने बी लेट कर लेना, इसमें अपने सी पॉइंट लेट कर लेना, और ये आपके पास पॉइंट पी हो, ये आपके पास पॉइंट क्यू है। बिकॉज आपके पास पी क्यू पैरेलल टू बीसी है, तो माय डियर फ्रेंड तो ये वाले एंगल आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये आपके पास दोनों के दोनों एंगल आपके पास सेम रहेंगे। अब आपने एक जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना। आप एक ट्राइंगल ए पी क्यू के अंदर देखिएगा एंड आप ट्राइंगल आपकी जो ए बी सी पूरी की पूरी होल उसके अंदर देखेगा। आपको क्या मिलेगा, आपके पास दोनों के अंदर एंगल ए आपको मिल जाएगा जो कि आपका कॉमन एंगल रहेगा, ठीक है डियर, कॉमन एंगल हो गया। और नंबर 2, बिकॉज यहाँ पर जो पी के ऊपर एंगल बन रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू बी है, तो आपका एंगल पी फर्स्ट वाले का इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, और आपका एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। हम सीख रहे हैं कि वो जो रिजल्ट उन्होंने डायरेक्ट लिख रखा वो रिजल्ट कहाँ से बना होगा, क्या हमने बचपन के अंदर वो करा हुआ, तो उस चीज को हम यहाँ से एक्सप्लोर करें आपके लिए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग जब तीन एंगल आपके पास इक्वल होते हैं, तो आपके पास जहां पर एंगल रूल के अकॉर्डिंग आपकी दोनों की दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाली जो छोटी वाली ट्रायंगल है ए पी क्यू वो आपके पास सिमिलर हो जाती है, जो नीचे वाली ट्रायंगल आपके पास बड़ी वाली है ए बी सी। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो से इक्वल रहती है। तो यहाँ पर इसकी जो साइड ये ए पी वाली है इसकी रेशियो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ए बी के साथ इक्वल रहेगी, और जब आप P और Q की रेशियो लेंगे तो वो आपके पास इक्वल टू आपके पास यहाँ पर सेकंड BC के साथ चले जाएगी, और जो थर्ड यहाँ से आपका AQ आएगा उसकी रेशियो हमारे पास AC के इक्वल रहेगी। नंबर 1 रिजल्ट इसको आप लिख सकते हो साइड के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, खाली जब हमने सिमिलैरिटी प्रूफ कर दिया है तो सिमिलैरिटी के बाद आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो थी वो इक्वल होती है। अब इतना काम कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पर अपना मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का मीडियन, यहाँ से आप ए से मीडियन ड्रॉ करो, लाइक इस तरह से आप मीडियन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ जाता है D1 पॉइंट आता है, और इसको मान लेते हैं D1। अब ये आपके मिड पॉइंट है, तो D1 आपका मिड पॉइंट है PQ का, और आपका D जो मिड पॉइंट है BC का। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। D1 आपका PQ का मिड पॉइंट है, और जो आपके पास नीचे वाला इसका। तो डियर इसी केस के अंदर यदि हम हमारे पास इसको एज इट AP ओवर AB मैंने एज इट रखा है, यहाँ पर जो आपके पास PQ इसका यदि मैं हाफ कर दूं, रेशियो तो सेम है ना, तो जो चीज ऊपर करी वही चीज मैंने नीचे करा, तो मेरी जो टोटल इक्वेशन है वो मेरी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। ये रेशियो आपके पास इक्वल है, ध्यान से देखना कौन सी वाली रेशियो। अब ये 3 है लेकिन मेरे को खाली 2 चाहिए, तो ये रेशियो आपके पास इक्वल है, ठीक है डियर।
ये रेशियोज आपके पास इक्वल है, लेकिन मेरे को सिर्फ दो, मैंने पहले दो को ही इंटरेस्ट दिखाया, तीसरे को मैंने साइड में रेस्ट दे दिया। अब रेशियोज इक्वल है तो यदि आप कोई चीज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, जो आपस में कैंसिल होगा तो आपकी इक्वेशंस इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे डियर आप हाफ ऑफ पी क्यू करोगे तो हाफ ऑफ पी क्यू मैं यहां पर क्या लेने वाला हूं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि D1 आपका पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ पी क्यू आपका PD1 भी हो सकता है, जहां पे D1 से लेकर Q तक हो सकता है, और BC का हाफ आपका BD भी हो सकता है, जहां पे D से C तक भी हो सकता है। हम पहले वाले कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आपका जो हाफ ऑफ पी क्यू उसको मैंने PD1 लेट कर रखा और नीचे वाले को PD लेट करा। एंड हमारे पास क्या है, दोनों के अंदर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q भी सेम आपके पास, ध्यान से देखना, सॉरी एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। अब ये जो चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, इसको मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया। ये देखो किन के ऊपर एक्ट करनी है। यदि डियर आप इन वाली ट्रायंगल्स के ऊपर फोकस करोगे, फर्स्ट वाली ट्रायंगल्स के ऊपर, यहां पर यदि आप इन ट्रायंगल्स के ऊपर फोकस करोगे, यहां पर फर्स्ट वाली ट्रायंगल्स के ऊपर, छोटी वाली ट्रायंगल जिसको मैं अभी, जिसके अंदर मैंने 1 लिखा और जो मैंने पूरे के पूरे एंगल ट्रू। अब मेरे पास जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है, जैसे लाइक ये आपकी ट्रायंगल है, ये आपकी है A P और D1 है, ठीक है, और ऐसे आपके पास थोड़ी इसको बड़ा कर देते हैं, तो जहां से आपका नीचे सीधा डायरेक्ट आ जाएगा A आ जाएगा, B आ जाएगा और ये पॉइंट आपका D है। अब दोनों के अंदर हमारे पास AP और AB की रेशियो जो कि हमारे पास इक्वल आ रही है PD1, मतलब लाइक टू साइड की रेशियो इक्वल और सेंटर में आपका एंगल इक्वल आ रहा है। तो आपका साइड एंगल, जहां पर ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और नीचे वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डबल और एंगल आपस, तो आपका साइड एंगल साइड रूट से दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो जहां पर आप रिजल्ट लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग। आपकी दो ट्रायंगल्स की बात करें हम, हमारे पास कौन सी आ रही, APD1, आपका ये सिमिलर हो जाएगा AB और D के को। यदि सिमिलर है तो फिर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल आएंगे इनकी। तो यहां से हमारा AP ओवर इसका AB आ जाएगा, इसकी सेकंड आपका PD1 और नीचे आपका BD आ जाएगा, एंड थर्ड इसका आ जाएगा A से लेकर D1 और नीचे इधर आ जाएगा आपका A से लेकर D तक आ जाएगा, ठीक है जी, तीनों के तीनों इक्वल है। अब इसको मैंने नंबर 2 कर दिया, ऊपर हमारे पास नंबर 1 है, ठीक है। अब जहां पर दोनों के अंदर मैं सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करता हूं, यदि आप ध्यान से देखेंगे जहां पर AP ओवर AB आपको जहां पर मिल रहा है, और इसके अंदर भी ध्यान से देखना AP ओवर AB आपको जहां पर मिल रहा है, तो यदि ऊपर वो तीनों साइड्स सेम है और जहां पर AP ओवर AB आपके पास आ जाता है, तो जो टोटल फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास जो 6 रेशियोज बन रही है वो सारी की सारी सेम रहेगी। आप इनके अंदर से अपनी मर्जी की, अपने जो आपका मन कर रहा है वो उठा लीजिएगा। अब वो रिजल्ट उन्होंने वहां पर अप्लाई कर रखा था, जिसके अंदर उन्होंने इस बड़ी वाली ट्रायंगल का, लाइक ये आपका पी को जो पैरेलल टू BC है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला ये उठा रखा है इस फर्स्ट के अंदर से, और जो AD1 ओवर AD है वो इन्होंने यहाँ से सेकंड से उठा रखा है, बिकॉज सेम है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 के अंदर से मेरे को रिजल्ट मिलेगा, ऊपर आ जाएगा PQ, नीचे हमारे पास BC आ रही और इस तरफ आपका AD1 आ रहा और नीचे आपके पास AD टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको आपकी बुक के अंदर लेकर जाता हूं, जहां पर उन्होंने लिख रखा है ना, देयरफॉर दिस इज द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट डायरेक्ट कैसे बना वो आप यहां से समझ रख सकते हो। तो जिन बच्चों ने 9th के अंदर मैथ्स बढ़िया से कर रखा है या नहीं कर रखा, उनके लिए ये चीजें थी कि मैथ डिफिकल्ट कभी नहीं होता, हम भूल जाते हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को। जो प्रीवियस हमने कब 9th में करा था, कब हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के अंदर करे, सर जी 5 साल पहले करा था, लेकिन मैथ्स तो मैथ है ना, हमें सीखना होता है, हमें याद नहीं करना होता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, वो नॉलेज आगे आगे मूव करती है, उसी को तो एक्सपैंड करें, यहां पर बैठे हम, ठीक है। तो बेसिस हमारी जो रूट्स है उसको नहीं भूलना होता है, तो उसी के कारण ये चलता। तो पहला कंसेप्ट तो ये इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। तो डियर इसके अंदर खाली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करने वाले हैं, जैसे कि आप, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये रिलेशन बन चुका ना PQ वाला, तो इसके अंदर आपके पास 3 वैल्यूज तो ऑलरेडी नोन है, तो आप यहां से PQ फाइंड आउट कर सकते हैं। और PQ हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप है, जो हमने यहाँ पर लेट करी थी। आपको डायग्राम के अंदर जो जिस स्ट्रिप दिख रहे हैं ना PQ, इसकी लेंथ आ रही है और इसकी थिकनेस हमें डायरेक्ट दे रखी है। तो आपका टारगेट है टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस थिकनेस, इस जो कि आपकी स्ट्रिप है। तो हमारे पास ये PQ आप एज इट रखोगे। AD1 हमारे पास जो स्ट्रिप की डिस्टेंस फ्रॉम A थी वो x1 थी, और AD टोटल लेंथ हमने लेट करी थी। BC आपको ऊपर चला जाएगा, और साथ में आपके पास जब ट्रायंगल आप लेट कर लेते हो ABC, तो इसकी साइड्स होती है, तो A के ऑपोजिट वाली साइड को हम A लिख लेते हैं, B के ऑपोजिट को B और C के ऑपोजिट को हम C मान लेते हैं। तो BC की वैल्यू आपके पास A आ जाएगी। तो डियर हमारे पास PQ का आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये फाइंड आउट करा।
अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्ट्रिप का मास निकालना पड़ेगा। अब ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब भी डियर इसके अंदर मैं खाली एक चीज बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम ये सारी चीजें क्यों करने वाले, बिकॉज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप मोमेंट की हेल्प से निकालते हैं, कि हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि जी मतलब आपका कोई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो किसी पॉइंट जी के ऊपर है, ठीक है, और यदि वो जी के ऊपर है तो उसकी डिस्टेंस ए से हम लेट कर लेंगे, फिर उसकी मूवमेंट अबाउट ई कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मूवमेंट्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्रिप्स। जितनी भी आप स्ट्रिप्स ले रहे हैं आपने सभी की मूवमेंट्स अबाउट ए निकाल लेनी, उन सभी का सम करना, वो जी के इक्वल रख देंगे, वहां से जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा काम है। और जब आप मूवमेंट की बात करते हो तो मूवमेंट होता है मास इनटू डिस्टेंस। अब मास आपको यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या दे रखे हैं कि जो आपके पास स्ट्रिप ले रहे हैं तो उसके अंदर से हम यहां पर जो m है हमने लेट करा कि m बी द मास ऑफ पर यूनिट एरिया, कि ये जो आपका एरिया ना इसके अंदर यदि आप 1 यूनिट एरिया लेते हो तो उसका मास m है। अभी आपको यहां पर निकालना पड़ेगा सबसे पहले एरिया कितना आता है। इन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि इतना मास आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप एरिया कैसे निकालोगे। तो डियर जब आप एरिया निकालोगे तो आपको पता कि ये जो स्ट्रिप हमारे पास दे रखी है ना, मैंने स्टार्टिंग अंदर बोला था कि आपको बहुत सारी स्ट्रिप्स लेनी है ना जी, आपको इतनी सारी लेनी है, लेकिन जब आप बहुत सारी लेंगे इनफाइनाइट स्ट्रिप तो उनका साइज बहुत छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर लेंथ तो आपके पास पी क्यू मिल जाएगी, लेकिन जो थिकनेस आप डेल्टा एक्स की वैल्यू करेंगे ये बहुत ही स्मॉल होगी। लाइक ये आप जब जैसे इसको आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो ये इस तरह से हल्की सी लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, हल्की सी लाइन। तो इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, तो ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखनी चाहिए। मतलब अभी भी आप यदि इसको जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये जो साइड ये इस तरह से साइड है, आपको ये साइड इस तरह से नहीं दिखेगी। तो जितना आप साइज स्मॉल करते चले जाएंगे तो उतनी ये यहाँ पर आपको लाइक हल्का सा इतना आप ले रहे हो ना, इतना, तो ये इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। तो यदि आप रेक्टेंगल की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो, और करना भी चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो डाटा है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत पास चीजें पड़ी हुई है। तो आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेंगे एंड एवरी स्ट्रिप्स बिहेव लाइक अ रेक्टेंगल एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ आपके पास पी क्यू और ब्रेड्थ आपकी थिकनेस आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर इसका जो आपका एरिया आएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का, जिसको मैं बोलता हूं पी क्यू क्यू डैश और पी डैश, इसका आ जाएगा लेंथ आपकी पी क्यू और इंटू थिकनेस आपके पास डेल्टा एक्स। अब पी क्यू की वैल्यू अभी हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स ए ओवर एल थी, जहां पर हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। जैसे आपको इसका एरिया आ चुका है, हमें पता है कि यार जो मास होता है वो पर यूनिट, मतलब लाइक 1 यूनिट का मास आपके पास m है, तो यहाँ पर पूरे का पूरा जो मास होगा आपके पास इस पी क्यू क्यू डैश पी डैश का मास कितना आएगा, जितना इसका एरिया आ रहा है उसको आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स ए ओवर एल है डेल्टा एक्स, और साथ में आपको यहाँ पर m लगा देना, तो ये आपके पास मास आ जाएगा। अब मास आपके पास एक स्ट्रिप का आया हो, अब सारी गेम यहां से स्टार्ट होगी। अब आप बुक के अंदर जब देखेंगे तो इन्होंने मास निकालने के बाद उसके बाद लेट करा होगा कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहीं ना कहीं पॉइंट जी पर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर है, और उसकी जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स बार है। अब जो एक्स बार वो डायरेक्ट यहाँ पर दे रहा है, क्या आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस खाली इतने के बाद बाकी का काम आप लोगों के लिए खुद से लिए होमवर्क रहेगा। आपको यहां पर फोकस करना है, क्या ये फॉर्मूला काम करेगा आपके लिए कि एक्स वन इक्वल टू समेशन ऑफ ए एक्स यहां पर कैसे आ चुका, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हमें पता है, अब इसी को मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। इसके लिए वापस ही चलते हैं, ठीक है, हमारे पेज के ऊपर। डियर जैसे अभी हमने एक स्ट्रिप लेट करी, तो मैंने बोला कि आपने ऐसी एक स्ट्रिप नहीं लेट करनी, आपने ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स लेट करनी है, ठीक है, बहुत सारी आपने स्ट्रिप्स लेट करनी है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर से हम हमारी फर्स्ट स्ट्रिप लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाली स्ट्रिप है हल्की सी, ठीक है, ये वाली हल्की सी आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो। और एक स्ट्रिप यहाँ पर मैंने और आपके लिए करनी है हल्की सी, और ये आपने और एक स्ट्रिप आपने, मैं सिर्फ आपको डेमो देना चाहता हूँ कि हो क्या रहा होगा आपके पास, ठीक है, ऐसे ही। तो एक और कर लेते हैं, थोड़ी सा बढ़िया लगेगा। ये हमने कर ली स्ट्रिप्स, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लाइंस में आपके लिए लेट कर रहा हूँ, आपने थोड़ी सी ध्यान से सुननी है। अब करना आपने वैसे ही जैसे बुक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सुनिएगा ध्यान से। मैंने लेट करा कि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिप्स है, मान लेते हैं कि हमारे पास n स्ट्रिप्स है टोटल, ठीक है इतनी मैंने मान लिया आपके लिए। यदि n स्ट्रिप्स है, उन सभी की डिस्टेंस आपकी पॉइंट ए से मान लेते हैं कि पहले की डिस्टेंस x1 है, दूसरे की x2 है, तीसरे की x3 और चौथे की आपका लास्ट वाले की xn है।
अब उन सभी की थिकनेस होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग थिकनेस से डेल्टा x1 मान लेते हैं, डेल्टा x2 मान लेते हैं, डेल्टा x3 मान लेते हैं और डेल्टा ऑफ xn आप मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इतनी कॉरस्पॉन्डिंग थिकनेस आ रही है। तो यदि आपके पास थिकनेस इतनी आ रही है तो उन सभी के जो एरियाज होंगे, है ना, तो एरिया कैसे हम निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, एरिया हमारे पास आ रहा था ये वाला एरिया ना, एक्स ए, जो हमने एक पर्टिकुलर को टारगेट करा था तो एक्स ए ओवर एल आ रहा था। अभी हमारे पास जो फर्स्ट वाली रहेगी तो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा x1 a ओवर एल इंटू डेल्टा x1 रहेगा, और दूसरे का एरिया हमारे पास x2 a ओवर एल इंटू डेल्टा ऑफ x2 रहेगा, और नेक्स्ट लास्ट वाले का xn ओवर एल इंटू ए ऑफ डेल्टा ऑफ xn, ये हमारे पास एरियाज रहेंगे। जब आपके पास डियर एरियाज आ जाएंगे तो हमारे पास यदि आप उनके मास फाइंड आउट करना चाहेंगे तो पहली वाली का मास खाली जितना एरिया है उसको m से मल्टीप्लाई कर दो। अब m आपके पास, जहां पर एक गलती मत करना, आप m1 m2 m3 mn मत कंसीडर करना डियर, m आपके पास पर यूनिट एरिया का मास होता है। तो जब आप डिफरेंट टिप्स ले रहे हैं उनके डिफरेंट एरिया आएंगे तो बस एरियाज को आपको m से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज m इज फॉर 1 यूनिट। यदि आपका एक एरिया 5 स्क्वायर यूनिट है तो उसका मास 5m आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी का 10 है तो उसका मास 10m आ जाएगा, ना कि m1 m2। वो कंफ्यूजन यहां से दूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मास आपका इसके साथ भी m लग जाएगा। तो ये आपके पास मासेस आ रहे हैं, जी हमारे पास पहली स्ट्रिप का मास आ रहा है, जी हमारे पास दूसरी स्ट्रिप का मास आ रहा है, जी हमारे पास तीसरी स्ट्रिप का मास आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिप्स का, तो इतने हमारे पास मासेस आ गए। अब जब हमारे पास मास आ चुके, अब हम यदि मूवमेंट का जो मैंने आपको लगाते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है जी, उसकी जो डिस्टेंस है वो x बार रहती है ना। मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो किसी डिस्टेंस x बार जहां पर है, तो ये भी एक स्ट्रिप के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, अब हम यदि मूवमेंट्स का कंसेप्ट लगाते हैं ना तो वो लाइन में आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट जो जी की मोमेंटम आएगी तो वो क्या होता है, जितना टोटल मास आपके पास होता है ना उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है जितनी जी की डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स बार, ये हमारे पास आएगी। और दूसरी तरफ हम मूवमेंट कैसे निकालेंगे, जो पहले वाली स्ट्रिप है ना उसका मास इंटू उसकी जो डिस्टेंस है। अब पहली वाली स्ट्रिप का जो मास है हमारे पास वो अभी हमने ऊपर निकाला, तो उसका मास रहेगा x1 रहेगा, a रहेगा l डेल्टा x1 इंटू एम, ये पहले वाली का मास आप ध्यान से देख सकते हो, हमने ये साइड में ही आपके लिए फाइंड आउट करके रखा हुआ है, ये पहले वाली का मास है। अब ये खाली मास आ रहा है लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है, x1 है, तो यहाँ पे इसके साथ x1 लग जाएगा। तो ये मूवमेंट हो चुकी है पहले वाली स्ट्रिप की अबाउट ए। फिर दूसरे की मूवमेंट आ जाएगी x2a ओवर l इंटू डेल्टा ऑफ x2 इंटू एम, ये उसका मास और ये उसकी डिस्टेंस है, और इसको आप सम कर देंगे। अभी हम सम के साथ ही कर रहे थे, ठीक है, पहले जो हमने प्रीवियस करा मैं उसी के साथ लिंक करवा रहा हूँ। और लास्ट वाले का xn ओवर l आ जाएगा, a रहेगा डेल्टा xn, ये आपका मास इंटू आपको xn करना पड़ेगा, ये आपके पास है। अब सर जी टोटल मास कैसे निकालेंगे, और डियर जहां पर आपको जो मासेस का फॉर्मूला दे रखना, ये आपके मासेस है, बस खाली आपको इनको ऐड करना है। तो जहां पर मैं लगा सकता हूँ पहला मास x1 a l इंटू डेल्टा x1 साथ में m आ जाएगा, मैं इसको ब्रैकेट अंदर फिर प्लस करोगे आप x सेकेंड मास x2 a l इंटू डेल्टा x2 m आ जाएगा, और चलते चलते हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वाला मास xn ओवर l इंटू a इंटू डेल्टा x इंटू m, और ये आपके पास x बार है इज इक्वल टू, ये सब कुछ आपको कॉपी पेस्ट कर देना। अब इस पूरे को यदि हम समीशन फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो यहाँ पर वेरिएशन देखो किस पॉइंट के ऊपर है, आपके पास खाली x वेरी कर रहा है ना, तो मैं इसको समीशन के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास x i आ जाएगा, नीचे l है, a है, डेल्टा x i है, m, तो जो मेरे पास समीशन i की वैल्यू 1 से लेकर n तक चल रही है, और साथ में इसको डॉट लगाकर x बार लगाऊंगा। और दूसरी तरफ हमारे पास जो चीजें आ रही हैं जी हमारे पास कुछ इस तरह से चल रही है, और आपके पास जहां पर x1 का स्क्वायर आ रहा है, आपके पास डियर x1 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं समीशन के फॉर्म के अंदर, वो भी i से लेकर 1 से लेकर n तक चल रहा है, उसके अंदर xi का स्क्वायर हो रहा है, आपको a मिल रही है, l मिल रही है, डेल्टा xi मिल रहा है, और m आपको मिल रही है, ये हमारे पास है। और इस चीज को आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी। अब जहां पर होता क्या है, ये बुक वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप अंडरस्टूड है, वो आपकी जैसे हमने i की वैल्यू 1 से लेकर n करी है, वो यहाँ पर पैर के अंदर xi के मतलब लाइक उनको जनरलाइज नहीं करते, वो कहते हैं इट इज अंडरस्टूडेबल, कि बच्चे इसको समझ जाएंगे, वो खुद से लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। तो वो यहाँ से समीशन के ऊपर ये वाली चीज नहीं लगाते, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पर समीशन एक जनरल सा लिख देंगे, ये समीशन है, और वो बोल रहे हैं कि आपको पता है कि x ही इसके अंदर वेरी करेगा, तो यहाँ पर xi नहीं लिखा होगा, खाली x लिखा होगा, x स्क्वायर ओवर a यहाँ पर l है, और डेल्टा x इंटू एम आपके पास, और नीचे आपका जो दूसरी तरफ था वो इस तरफ आ जाएगा, ये आपका समीशन रहेगा। यहाँ पर आपके पास x ओवर l इंटू ए इंटू डेल्टा x इंटू एम आपके पास ये रहेगा।
अब जो बुक के अंदर आपके पास रिजल्ट यहाँ पर लिख रखा था ना, तो डियर ये जो x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर पहले से कर रहा हूँ, उन्हें बादों में भी करना ही था, तो ये हमारे पास हो चुका है। तो रिजल्ट जो जहां से बना था, जो एक तरह से मतलब लाइक माइंड के अंदर था कि यार ये कैसे करा होगा, कैसे मतलब इसको मेरे को खुद से सच में बताता हूँ कि यार आधा घंटा मैंने लगा कि यार कैसे स्टूडेंट्स को इस तरह से मैं बताऊं यार हर एक को क्लियर कट मतलब क्रिस्टल क्लियर जो क्लैरिटी होती वो आ जाए। बिकॉज यदि मैं स्टूडेंट होता जाओ तो मैं कर लेता 2 मिनट के अंदर, लेकिन मजा नहीं आता। मजा तभी आता जब आपको पता चले कि ये चीजें कैसे बनती है, और तभी आप किसी को और को सिखा पाएंगे, और तभी आपको मैथ आ पाएगा, और तभी स्माइल आपके फेस पर आएंगी। ठीक है जी, और आप हमारे चैनल को तभी शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करती। वापस से चलते, अब ये रिजल्ट के बाद नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपका समेशन होता है उसको आप इंटीग्रेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर समेशन एंड पार्टिकल था, लेकिन हमारे पास एंड पार्टिकल नहीं, हमने क्या करना होता है कि हमारी जो स्ट्रिप्स होती है उनको नीचे की तरफ लाइक टोटल लेंथ के ऊपर काम करना होता है। पहली जो स्ट्रिप आएगी उसकी लेंथ तो 0 रहेगी, लाइक वो ए से ही पास करेगी, उसके ऊपर ले लेंगे बहुत स्मॉल साइज की, और मैक्सिमम जो चलेगी एक्स की वेरिएशन जो स्ट्रिप्स है वो हमारे पास 0 से लेकर एल तक चलेंगी। ठीक है, जहां तक हमारे पास हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, यहां से आपके पास तो आप अपने यहाँ पर जो समेशन लग रहा होगा इसको आप चेंज कर दोगे 0 से लेकर आप एल तक। ठीक है, और लाइक आपका एक्स स्क्वायर ए रहेगा और यहाँ पर एल रहेगा, जहां पर एम मैंने अंदर लिख लिया। और ये जो आपका डेल्टा एक्स होता है, जब भी आप समेशन को चेंज करते हैं, जो आपका स्मॉल थिकनेस होती है दैट इज इट चेंजेस इनटू डी ऑफ एक्स। तो ये आपका डी एक्स में चेंज करना होता है, खाली इतना आपको याद रखना है। नीचे भी आपको समेशन ये करना है, 0 से लेकर एल तक चलेगा, एक्स ए आपके ऊपर नीचे एल चलेगी, जहां पर एम साथ होने को ये भी आपका डी एक्स के अंदर चेंज कर जाएगा। बिकॉज जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपका जो वेरिएबल अब चेंज कौन कर रहा है, आपकी एक्स से चेंज कर रही है। डिफरेंट स्ट्रिप्स की जो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए वो वेरी कर रही है, आपकी थिकनेस वेरी करेंगी बिकॉज आप ठीक है। तो आपका एक्स वेरिएबल है, उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगी, उसके बाद वाला काम तो आपका काफी आसान है। तो डियर जहां से यदि आप कांस्टेंट जैसे आपका अंदर से आप ऊपर से ए एम ओवर एल कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड आपका 0 से लेकर एल और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा, और नीचे भी आपके पास ए एम ओवर एल आप नीचे से कॉमन निकालेंगे तो 0 से लेकर एल एक्स इंटू डी एक्स आपके पास बचेगा। तो ये आपका पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया। और एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है हम सभी को पता है कि यार इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पावर रूल लगता है, तो जहां पर पावर बढ़ जाएगी एक्स 3/3 आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट जो होगी वो 0 से लेकर एल लग जाएगी, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और 0 से लेकर एल तक। तो डियर जहां से आपको अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करनी होता है, ऊपर आपके पास L³/3 -0 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा आंसर जैसे आप पुट करोगे एल को, तो आपके पास L²/2 -0 बिकॉज लो लिमिट 0, तो आपके पास L³/3 और L²/2 आ जाएगा। तो यदि आप इसको चेंज करोगे फ्रैक्शन को, तो माय डियर स्टूडेंट्स जहां से हमारे पास ये 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 L³/L², तो यहां से कैंसिल करने पर एक ही L आपके पास बचेगी। तो आपके पास x इज इक्वल टू x बार 2/3 ऑफ L आ जाएगा। और इस अब L क्या था हमारे पास, टोटल लेंथ थी A और D, तो ये हमारे पास इतना आ गया। और x बार डियर आपके पास क्या था, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट A, तो इसको हम AG लिख सकते, तो AG आपके पास 2/3 ऑफ AD आ जाएगा। अब यदि आपके पास साइड ये आपका A और D पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर आपका G पॉइंट आ रहा, तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि AG हमारे पास कितना है, 2/3 ऑफ AD है। तो डियर यदि 2/3 ऑफ AD है, लाइक इसका मीनिंग ये रहेगा कि जी आपको यहां पर ये मत सोचना कि जी इसको 2:3 में डिवाइड करा है ना, यहां पर AG को मिल रहा है 2 आउट ऑफ 3। यदि टोटल 3 पार्ट्स होंगे, यहां पर फिर से रिपीट करता हूं, टोटल आपके पास AD के यदि 3 पार्ट्स करते हैं तो AG को मिल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग 2 पार्ट्स। मैं ये भी कह सकता हूं कि AG ओवर AD इज इक्वल टू 2/3, कि यदि AD के टोटल हम 3 पार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास टोटल लेंथ है, तो AG की तरफ 2 पार्ट आएंगे। एंड यदि आप फिर इसको चेक करोगे ना, ऊपर तो 2 चले जाएंगे तो नीचे कितने जाएंगे, तो GD आउट ऑफ AD कितना होगा, AD तो टोटल 3 है। अब डियर आपके पास 2 पार्ट्स AG को मिल जाएंगे, तो बाकी खाली एक पार्ट आपके पास बचेगा GD के लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपके पास जो ऊपर 2 आ रहा है और नीचे आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2:1 के अंदर आपके पास रहेगा कंसेप्ट। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर लो, AG ओवर जैसे AG ओवर आपका AD है ना, इसको आप डिवाइड कर लो GD ओवर AD के साथ, इस तरफ आपका 2/3 और 1/3 आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग कट करने के बाद आराम से यहाँ से कैंसिल करने के बाद आप गेट कर पाओगे कि AG GD रेशियो 2:1 आ रहेगी। दैट इज आपका जो G पॉइंट है वो डिवाइड करा आपके AD को 2:1 के ऊपर, तो वही सेंट्रॉइड आपका डिवाइड करता है। तो यही लेक्चर हमने पहले भी करा था। तो यहाँ पर AG आपका इतना आ गया, फिर G/AD 2:1, यहाँ से इन्होंने फिर से एक लॉजिक नहीं दिया था,
इन्होंने खाली 2/3 और सम स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो सकता था, माइंड उनका घूम सकता था कि सर जी इन्होंने 2:3 लिखा लेकिन 2:1 क्या। तो रेशियो डियर एजी और एडी की नहीं आनी, रेशियो आप एजी एंड जीडी की देखेंगे। तो जीडी आपका 1 नहीं आएगा यदि एजी आपका 2 मिल रहा है आउट ऑफ एडी। तो जो हमारा आज का पहला इस टॉपिक के अंदर पहला लेक्चर था, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको और भी यदि मिलता है यूट्यूब के ऊपर। क्या इतनी क्लैरिटी आपको दी जाती है? नहीं दी जाती तो प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। प्यारा सा बढ़िया सा ऐसा कमेंट जिसे रीड करने के बाद या मतलब एनर्जी नेक्स्ट लेवल चली जाए और हम और भी चीज़ों को आपके लिए इतने ही आसान या इतने ही कहते हैं सिंपल भाषा के अंदर, सिंपल स्टेप के अंदर लेकर आए। बिकॉज इसके पीछे ना जो लॉजिक्स होते हैं, जो चीज़ें बनी होती है वो दिखती नहीं हमें। जैसे जैसे मैथ्स आगे चलता है तो वो जो लिखता है, जो बनाते हैं, उनको लगता है कि जी बच्चों को आता है, वो आपसे हाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग बिजी होते हैं हमारी डेली रूटीन के अंदर, तो हम हमारी प्रीवियस चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वही एक गैप आ जाता है और वहीं से डिफिकल्टी या फिर जो हमें कहने लगता है टफनेस आती, वो आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम हैं तो क्या गम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ। टेक केयर। आप बस अपने प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलना, बिकॉज उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।